नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 24 मई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वैक्सीन जनादेश को आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। दीमा हसाओं में जिस तरीके से भारी बारिश के द्वारा तबाही मचाया गया, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। भारत सरकार के द्वारा परिवार नियोजन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और कौन से कदम उठाने चाहिए, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से जुड़े हुए न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और आईएलओ के द्वारा वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी का जो अनुमान लगाया गया है, हम इस न्यूज़ को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है वाई वैक्सीन मैंडेट्स आर इसेंशियल, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक में वैक्सीन मैंडेट यानी कि वैक्सीन जनादेश को लेकर के चर्चा की गई है। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक अखंडता और व्यक्तिगत स्वायत्तता का हवाला देते हुए ये कहा कि कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 का टीका लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक बीमारी फैलने का खतरा है, तब तक व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति के अधिकारों पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा व्यक्तियों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे प्रतिबंध अनुपातिक नहीं हैं। और इसीलिए कोर्ट ने यह कहा है कि ये सारे के सारे प्रतिबंध अनुच्छेद 21 में दिए गए जो अधिकार हैं व्यक्तियों को, उस पर प्रतिबंध लगाता है। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सारी बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अभी हमारे देश में कोविड की जो स्थिति है वो भयावह नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर किसी राज्य सरकार के द्वारा, किसी केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा वैसे व्यक्ति जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लिया है, उनके आने जाने पर, उनके मॉल सिनेमा हॉल में जाने पर अगर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो यह प्रतिबंध जो है वह अनुपातिक नहीं माना जाएगा। यानी कि जो स्थिति है हमारे देश में, उसको अगर देखा जाए तो ये जो प्रतिबंध हैं वह उससे कहीं ज्यादा हैं। और इसी को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातें कही हैं। अगर हम राज्य के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसके अनुपातिकता के परीक्षण यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट की बात करें, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि केएस पुट्टुस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहां पर यह कहा गया है कि अगर किसी सरकार के द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है जिससे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गोपनीयता और स्वायत्तता का उल्लंघन होता है, तो यहां पर उस कार्रवाई को 3 चरणों के टेस्ट से गुजरना चाहिए। यहां पर पहली बात यह कही गई है कि राज्य के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई को कानून के द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए। यानी कि जो कार्रवाई सरकारों के द्वारा की जा रही है वह कानून को ध्यान में रखकर की जाए, कानून के द्वारा मंजूरी लेकर के की जानी चाहिए। जो दूसरा टेस्ट यहां पर है वो ये है कि जो प्रस्तावित कार्रवाई है उसका एक वैध राज्य उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि किस उद्देश्य को लेकर के आप यह कार्रवाई कर रहे हैं, यह भी यहां पर मालूम होना चाहिए। एक वैध राज्य उद्देश्य के बिना ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यहां पर जो तीसरा टेस्ट है उसमें यह कहा गया है कि जो प्रस्तावित राज्य कार्रवाई है उसके द्वारा जो हस्तक्षेप की सीमा है वह इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुपात में होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह के प्रतिबंध उस कार्रवाई के द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या उस प्रतिबंध की आवश्यकता है या नहीं, इसको भी यहां पर ध्यान में रखना चाहिए। तो मान लीजिए किसी राज्य सरकार के द्वारा अभी जैसा हमारे देश में सिचुएशन है कोविड-19 का, उसको ध्यान में रखते हुए अगर किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसने कि टीका नहीं लिया है उस पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो यहां पर यह देखना होगा
कि हमारे देश में कोविड-19 की स्थिति कैसी है और उसके अनुपात में यह जो कार्रवाई की जा रही है सरकारों के द्वारा, जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्या उसकी आवश्यकता है या नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जिसको आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें कही हैं। अगर हम वैक्सीन जनादेश की बात करें तो इस एडिटोरियल में इस बात को लेकर के चर्चा किया गया है कि हमारे देश में अभी वैक्सीन जनादेश की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि जो 3 टेस्ट जिसकी बातें हमने अभी अभी की, उस पर राज्य सरकारों के द्वारा जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वे उस पर खरे उतरते हैं। यहाँ पर इसको लेकर के लेखक के द्वारा कुछ तर्क दिए गए हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर किसी राज्य सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो वह कानून के अंतर्गत की जानी चाहिए। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है वह राज्यों का मुद्दा है और इसे जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 6 में डाला गया है। यानी कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर के नियम बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि 2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम और 1897 का महामारी रोग अधिनियम भी राज्यों को किसी भी चिकित्सा आपातकाल के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए सशक्त बनाता है। यानी कि अगर कोई राज्य सरकार वैसे लोगों पर जिन्होंने टीका नहीं लिया है कोविड-19 का, उन पर अगर कोई प्रतिबंध लगाती है तो यहाँ पर ये उसके अधिकार क्षेत्र में है। राज्य सरकार को कानून के तहत ये सारे अधिकार मिले हैं। यहाँ पर जो दूसरी बात लेखक के द्वारा ये कही गई है कि राज्यों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कोविड-19 को फैलने से बचाने के लिए, वे एक वैध उद्देश्य को ध्यान में रख करके किए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो उद्देश्य है वह पूरी तरीके से स्पष्ट है, क्योंकि जो टीकाकरण है वह गंभीर बीमारी को रोकने और कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों में होने वाली मौतों को कम करने में उपयोगी पाया गया है। यानी कि अगर टीकाकरण से लोगों में संक्रमण कम होता है, लोगों की मृत्यु कम होती है, तो यहाँ पर इस उद्देश्य को पाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ सख्ती बरता जा सकता है। तो यहाँ पर जो बातें कही गई हैं कि अगर कोई भी कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा की जाती है तो वह जो कार्रवाई है वह इन 3 चरणों को पास करना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं लोगों पर, वे पूरी तरीके से कानून को ध्यान में रख करके किए जा रहे हैं, एक वैध उद्देश्य को ध्यान में रख करके किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो राज्यों के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है उसकी आवश्यकता भी है। और इसलिए यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि हमारे देश में फिलहाल अभी वैक्सीन जनादेश की जरूरत है। कहने का आशय ये है कि राज्यों के द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा कोविड-19 को बढ़ने से, उसको फैलने से रोकने के लिए जो भी उपाय किए जा रहे हैं उसकी हमें सख्त आवश्यकता है। यहाँ पर इस मामले की भी चर्चा की गई है कि जो सामुदायिक हित होते हैं वे व्यक्तिगत हित से कहीं ऊपर होते हैं। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि समाज के सामुदायिक हितों की रक्षा के लिए वैक्सीन अधिदेश लागू करना कोई नई बात नहीं है। पुराने जमाने से ही ऐसा काम किया जा रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 1905 में अमेरिका के द्वारा चेचक के टीकाकरण को लेकर के इसी तरह के कड़ाई बरती गई थी और उस समय अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकता है जो लोग चेचक का टीका नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का ये साफ साफ कहना था कि एक समुदाय को महामारी से अपनी रक्षा करने का अधिकार है और यहाँ पर जो सामुदायिक हित हैं वे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं। और इसी तरीके से भारत में भी आशा रंजन बनाम बिहार राज्य का जो मामला हुआ था 2017 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि व्यक्तिगत हितों पर सामुदायिक हित को प्राथमिकता दिए जाने चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दंडित करके पूरे समुदाय का भला होता है तो यहाँ पर ऐसे उपाय सरकारों को करना चाहिए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उठाया गया है। यहाँ पर 2 तरह की बातें हैं। पहली तो जो वैक्सीन जनादेश है वो हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है, हम क्यों अभी ढिलाई नहीं बरत सकते, और दूसरा कि जो सामुदायिक हित होते हैं वह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत हित से ज़्यादा ऊपर हैं,
जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेशों में जाहिर किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है द डिवास्टेशन इन दीमा हासो एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार भारी बारिश के कारण दीमा हसाओ में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहां पर भारी नुकसान हुआ है। और जो रेलवे लाइन है वहां पर, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी के होजोई जिले में लुमडिंग और बराक घाटी के करीमगंज जिले के बदरपुर को जोड़ती है, वह बुरी तरीके से यहां पर प्रभावित हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि दीमा हसाओ की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं ये है असम का दीमा हसाओ एरिया, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दीमा हसाओ मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों से मिलता है। और इसको देखते हुए इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका जो मैपिंग है उसको आप लोग याद रखेंगे। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खुद असम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो दीमा हसाव है वो कहां पर स्थित है ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि दीमा हसाव असम की बराक घाटी, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों से मिलने वाली एक बहुत ही विशाल भौगोलिक कड़ी है। यहां पर यह भी कहा गया है कि जो दीमा हसाव है और वहां पर जो रेलवे लाइन है वो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार को लेकर के समझौता हुआ है उसमें यह कहा गया है कि बांग्लादेश का जो चटगांव बंदरगाह है वहां से त्रिपुरा के रास्ते भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार होगा। और इसीलिए दीमा हसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी रास्ते से भारत के सामान बांग्लादेश में और बांग्लादेश के सामान भारत में आएंगे। और इसके लिए यह जो रेलवे लाइन जो अभी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है वो बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो दीमा भाषाओं की भौगोलिक स्थिति है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, और जो रेलवे लाइन यहां पर प्रभावित हुआ है वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। जो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान में रखना है कि जो दीमा हसाव है वह डॉकी फॉल्ट में स्थित है, और इसीलिए यहां पर हमेशा भूकंप आने की आशंका रहती है। आपको ध्यान में रखना है कि जो डॉकी फॉल्ट है वो बांग्लादेश और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, और इसी फॉल्ट पर स्थित है दीमा हसाओ। अगर हम इस रेलवे लाइन की बात करें तो ब्रिटिश इंजीनियरों के द्वारा 1899 में 16 वर्षों की लगातार मेहनत के बाद 221 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन का निर्माण यहां पर किया गया था। शुरू में यह मीटर गेज था, लेकिन आगे चल करके 1996 में इसे ब्रॉड गेज में बदलने की एक परियोजना की शुरुआत की गई। लेकिन भू तकनीकी बाधाओं और चरमपंथी समूहों के कारण इस परियोजना को पूरा होने में लेट लगा, और यह जो परियोजना है वह 2015 तक पूरा हो सका। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि भले ही यह परियोजना 2015 में पूरा हो गई, लेकिन 2009-10 में एक ऑडिट कराया गया था इस परियोजना का, और उस ऑडिट में यह कहा गया था कि यह जो परियोजना है यानी कि मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने की जो परियोजना है वह बिना किसी खास स्टडी के किए शुरू किया गया है। यानी कि जो मिट्टी का व्यवहार है उसको स्टडी किए बिना जो है इस योजना की शुरुआत की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर लेखक के द्वारा यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो प्राकृतिक आपदाएं वहां पर आई हैं वह कहीं ना कहीं मानव निर्मित आपदा है। यहां पर बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि जिस तरीके से झूम खेती जो कि वहां पर बड़े पैमाने पर होती है उसका जो चक्र है वह छोटा हुआ है, और जिस तरीके से इस क्षेत्र में अनियमित खनन हो रहे हैं इसके कारण इस क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बाढ़ आने की जो संभावना है उसको बढ़ा दिया था। यहां पर यह जानकारी दी गई है कि उस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं उनके किनारे बड़े पैमाने पर पत्थर को निकाला गया था,
कोयले का अवैध खनन हुआ था, जंगल की लकड़ी की तस्करी को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था, जिसके कारण इन सभी स्थितियों ने मिल करके इस आपदा को जन्म दिया है। यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है कि इन सभी गतिविधियों के कारण जतिंगा, माहुर, लैंगटिंग और अन्य जो नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनके दोनों किनारे कमजोर हो गए थे। इसके अलावा जंगल में पेड़ कटने से जो पानी का प्रभाव है वो भी इन नदियों में बढ़ गया था और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा बाढ़ आया है। भारी बारिश के कारण हमें भूस्खलन देखने को मिला। तो यहां पर लेखक का यह साफ साफ कहना है कि दीमा हसाओ भौगोलिक रूप से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां पर जो रेलवे लाइन है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर मानव निर्माण किए गए हैं, जिस तरीके से अवैध खनन वहां पर किया गया है, बड़े पैमाने पर नदियों के किनारे पत्थरों की निकासी हुई है, जंगलों को काटा गया है, उसके कारण कहीं ना कहीं यह जो आपदा है वह मानव निर्मित आपदा है, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है समझना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को यहां पर उठाया गया है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आइए एक और न्यूज पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है मीटिंग फैमिली प्लानिंग गोल और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का डेटा आया है उसमें यह कहा गया है कि भारत में जो कुल प्रजनन दर है वह 1990-92 के 3.4 से घट करके 2019-21 में 2.0 हो गया है, यानी कि इसमें काफी कमी आई है। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है उसका 2022 का जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि भारत में त्रिपुरा और मेघालय जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर किशोर प्रसव में वृद्धि हुई है, यानी कि वैसी माताएं जिनकी उम्र बहुत ही कम है, जो बहुत ही कम उम्र में बच्चों को जन्म देती हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुआ है भारत के कुछ राज्यों में। याद रखना है आपको इस बात को। और इसी को देखते हुए यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर भारत सरकार को 2030 तक परिवार नियोजन के सतत विकास लक्ष्य को पूरा करना है तो यहां पर भारत को अब न केवल वयस्क आबादी बल्कि युवाओं के लिए भी परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर उठाया गया है लेखक के द्वारा जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहां पर जिस तरीके से कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है उसका श्रेय भारत में जो फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको दिया जाना चाहिए। यहां पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि जो फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं हैं उन्होंने मिशन परिवार विकास को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस मिशन का उद्देश्य था कि उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन विकल्पों तक पहुंच में तेजी लाना ताकि आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर यानी कि MCPR को सफलतापूर्वक बढ़ाया जा सके, विशेष रूप से कमजोर समुदायों के महिलाओं के बीच में। और इसी वजह से देखने को यह मिला है कि हमारे देश का जो कुल प्रजनन दर है उसमें लगातार गिरावट आया है। लेकिन यहां पर लेखक के द्वारा यह जानकारी दिया गया है कि भारत में अभी भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर MCPR काफी कम है। एक बड़ा युवाओं का हिस्सा जो है इससे दूर है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश में जो युवाओं की संख्या है वह लगातार बढ़ी है और इसीलिए युवाओं में शादी की सही उम्र, सुरक्षित यौन व्यवहार, गर्भ निरोधक, प्रजनन स्वास्थ्य और आहार विविधता पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, जिसको लेकर के सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि भारत में ऐसे कई जिले हैं जहां पर जो किशोर आयु वर्ग है उसकी आबादी का 5वां हिस्सा अब प्रजनन आयु वर्ग में प्रवेश कर रहा है। और यहां पर अगर हम प्रजनन दर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो जो उपलब्धि हमने यहां पर हासिल की है हम उस उपलब्धि को खो सकते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा युवा वर्ग अब प्रजनन आयु वर्ग में प्रवेश कर रहा है और इसीलिए उनके बीच में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को काम करने की आवश्यकता है। यहां पर यह भी कहा गया है कि इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, उनके बीच में जो क्षमता निर्माण है उसको बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए
और खास करके परिवार नियोजन में पुरुषों को शामिल करना चाहिए। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि सरकार अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच में क्षमता निर्माण, परिवार नियोजन में पुरुषों को शामिल करना और प्रभावी सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से अगर परिवार नियोजन के सेवाओं को युवाओं तक पहुंचाने का काम करती है तो इससे हमारी युवाओं को फायदा होगा, जनसंख्या वृद्धि में और कमी आएगी और जो युवा आबादी है उसका स्वास्थ्य में भी काफी सुधार होगा। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह भी कहा गया है कि हमें परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों का जो जुड़ाव है उसको बढ़ावा देना चाहिए। अभी तक जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें पुरुषों को उतना शामिल नहीं किया गया है जितना हम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे कार्यक्रमों की चर्चा की गई है जहाँ पर परिवार नियोजन कार्यक्रम से पुरुषों को जोड़ा गया है और वहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। यहाँ पर दिल्ली में किया गया जो द मैन इन मैटरनिटी कार्यक्रम के अध्ययन का जिक्र किया गया है, जिसमें यह सामने आया कि जो युवा जोड़े हैं वे गर्भ निरोधकों के बारे में सीखने और परिवार नियोजन विधियों को चुनने में संयुक्त निर्णय ले रहे थे, जिससे कि इनकी जो प्रभावशीलता है वो भी बढ़ा है। इसी तरीके से बिहार में जो प्रचार परियोजना है या फिर मुंबई में यारी दोस्ती कार्यक्रम या फिर गोवा में जो जेम्स परियोजना है जहां पर परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी को बढ़ाने को लेकर के काम किया गया है, वहां पर भी जो परिणाम है वो काफी सकारात्मक है। तो यहां पर यह कहा गया है कि अगर हमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, सफल करना है, तो यहां पर अब पुरुषों को भी इससे जोड़ना होगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर उठाया गया है और समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर हमें अपने परिवार नियोजन के जो लक्ष्य हैं उनको पाना है तो हमें जो यंगर पॉपुलेशन है उस पर ध्यान देना होगा। उन्हें जो है यौन शिक्षा, परिवार नियोजन, गर्भ निरोध, इन सभी के बारे में जानकारी देनी होगी। आज ये एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है इंडिया टू ज्वाइन बिडेन न्यू ट्रेड इनिशिएटिव फॉर इंडो पैसिफिक रीजन और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के नेतृत्व में 12 देशों ने सोमवार को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यह जो फ्रेमवर्क है वह इंडो पैसिफिक में चीन का मुकाबला करने के लिए एक आर्थिक विकल्प प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि IPEF की जो पहली झलक है वह पिछले साल अक्टूबर में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा अपने भाषण में दिखाया गया था और अब इसे फाइनली लॉन्च किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि यह जो संगठन है उसमें अमेरिका के अलावा 12 और देश शामिल हैं और यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो 13 देश हैं उनका ये जो गठबंधन है वह दुनिया के कुल GDP का 40% का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट गठबंधन यहाँ पर बन रहा है और भारत ने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया है। आपको ध्यान में रखना है कि आसियान देशों में से जो 3 देश हैं जो कि चीन के करीबी माने जाते हैं, जो हैं म्यांमार, कंबोडिया और लाओस, वे जो हैं IPEF का सदस्य नहीं हैं। उन्होंने अभी इसको ज्वाइन नहीं किया है। हालांकि आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अमेरिकी अधिकारियों ने यह साफ साफ कहा है कि जो IPEF है वह कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं होगा, बल्कि इन देशों के बीच में किस तरीके से व्यापार को बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर के यहाँ पर काम किया जाएगा। अभी इसके बारे में और जानकारी आनी बाकी है, लेकिन यह जो न्यूज़ है कि भारत जो है इसमें शामिल होने वाला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है वर्ल्ड मे हैव लॉस्ट 11.2 करोड़ जॉब्स और ये बात ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कही गई है। ये टॉपिक समान अध्ययन 3 से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में वित्तीय अशांति बढ़ी है, जो ऋण संकट है वो बढ़ा है और जिस तरीके से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आया है, उसके कारण यहां पर ILO का ये कहना है कि पूरी दुनिया में जो बेरोजगारी है वो बढ़ सकता है
और 11.2 करोड़ जो जॉब्स हैं वो जा सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया है कि जिस तरीके से कोविड-19 के जो रिकवरी हो रही थी, उसके बाद जिस तरीके से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी को देखा गया, उसमें भी भिन्नता बनी हुई है। यानी कि जो उच्च आय वाले देश हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वह तेजी से सुधरी है, जबकि जो निम्न आय वाले और जो मध्यम आय वाले देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नहीं सुधरा है, जिसके कारण पूरे विश्व को इस तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर भारत को लेकर के भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दावे किए गए हैं। यहाँ पर आईएलओ की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में जो महिला रोजगार है उसमें कमी आई है। विशेष रूप से महामारी के कारण स्वास्थ्य सेवा जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें कमी आई है। यहाँ पर आईएलओ की रिपोर्ट ये बताती है कि अगर भारत सरकार को इसमें कोई सुधार करना है तो उसे सबसे पहले श्रमिकों की आय को बढ़ाना होगा, जिससे कि श्रमिकों की जो क्रय क्षमता है उसमें सुधार किया जाए। यहाँ पर आईएलओ का ये कहना है कि भारत में जो अधिकांश श्रमिक हैं वे बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के अनुबंध पर काम कर रहे हैं। उन्हें अच्छा वेतन नहीं मिलता है, जिसके कारण उनकी जो क्रय शक्ति है वो भी कम हो गई है। और जब क्रय शक्ति कम होती है लोगों की, तो आप सभी जानते हैं कि उसके कारण डिमांड में कमी आता है और उसके कारण जो प्रोडक्शन है वो काफी कम रह जाता है। तो यहाँ पर आईएलओ का ये कहना है कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो श्रमिक है, जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें अच्छा वेतन मिले, जिससे उनकी जो क्रय शक्ति है वो बढ़े। आपको ध्यान में रखना है कि सरकार के द्वारा कोड ऑन वेजेस को 2019 में पारित किया गया था, लेकिन इसे सरकार के द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 1948 में जो वेतन समिति बनाई गई थी, उसने सरकार को यह सुझाव दिया था कि सरकार के द्वारा मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी यानी कि मिनिमम वेज, निर्वाह मजदूरी यानी कि लिविंग वेज और उचित मजदूरी यानी कि डिसेंट वेज को लागू करना चाहिए। यानी कि जब सरकार मिनिमम वेज तय करे तो उसे इन 3 भागों में बांटे। यानी कि सरकार के द्वारा मजदूरों के लिए मिनिमम वेज भी तय करना चाहिए, लिविंग वेज भी तय करना चाहिए और डिसेंट वेज भी तय करना चाहिए। लेकिन उद्योगपतियों के दबाव में सरकार के द्वारा अभी तक मिनिमम मजदूरी को भी यानी कि न्यूनतम मजदूरी को भी लागू नहीं किया गया है पूरी तरीके से, जिसका खामियाजा मजदूरों को, काम करने वालों को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर जो उद्योगपति हैं वे मजदूरों को मिनिमम वेज भी नहीं देते, जबकि यहाँ पर जो वेज है वह लिविंग वेज होना चाहिए, डिसेंट वेज होना चाहिए। तो इन सभी बातों की चर्चा आईएलओ की रिपोर्ट में की गई है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, वैक्सीन जनादेश क्यों जरूरी है? अदालत का यह विचार कि राज्यों के वैक्सीन जनादेश अनुपातहीन है, सामुदायिक हित को कैसे कमजोर कर सकते हैं, चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो भी बातें मैंने आपको कहा है वैक्सीन जनादेश को लेकर के, आप उसका यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि क्यों जो वैक्सीन जनादेश है यानी कि वैक्सीन को लेकर के जो राज्य सरकारों के द्वारा नीतियां अपनाई जा रही हैं वो सही हैं, वे अनुपातहीन नहीं है। इसको लेकर के जो लॉजिक मैंने आपको दिया है आप उसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, परिवार नियोजन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को न केवल वयस्कों बल्कि युवा आबादी के लिए परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस पर अपने विचार रखें। तो इस मुद्दे पर भी हमने चर्चा किया है। आप बता सकते हैं कि हमारी आबादी में जो युवा वर्ग है उसकी जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए अगर भारत को परिवार नियोजन को लेकर के जो उसका लक्ष्य है उसे पाना है तो यहाँ पर युवा वर्ग को जो है टारगेट करना होगा, उन तक परिवार नियोजन सेवाओं को पहुंचाना होगा। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।